जय हिंद दोस्तों, मैं आप लोगों का स्वागत करता हूं। आज एक नए टॉपिक के साथ आपके सामने आया हूं। इसके पहले वाले जो क्लास है पहले क्लास, उस क्लास में मैंने आपको मानसिक अभिरुचि के अंतर्गत आने वाला एक चैप्टर जिसका नाम था लैंगिक संवेदनशीलता, उसका मैंने एक पार्ट बनाया, दूसरा पार्ट इस वीडियो में है। उस पार्ट में क्या रहा था, उस पार्ट में मैंने महिला के विरुद्ध अपराध का, जो कि इसको दो श्रेणी में बांटा गया है। पहला श्रेणी था भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत आने वाले अपराध। तो भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत आने वाले अपराध में जैसे मैंने आपको बलात्कार था, इसके बाद अपहरण था, दहेज हत्या था, और उसके बाद एक और चीज था आपका छेड़छाड़, ये सब मामले थे। तो ये भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत कुछ धाराएं आपके सामने मैंने प्रस्तुत किया था। वो पिछले क्लास में वो आपको प्रोवाइड करा दिया गया है, और आपको देखना होगा तो पिछले क्लास आप जाकर देख सकते हैं, तभी आपको ये चीजें समझ आएगी। क्योंकि एक पार्ट मैंने इसका कवर कर दिया है भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत आने वाले अपराध, क्योंकि ये महिला विरुद्ध अपराध जो दो श्रेणियों में। तो पहला श्रेणी आपका था भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत आने वाले अपराध। अब दूसरा जो है इसको मैंने बता दिया है पिछले क्लास में, और दूसरा जो है विशेष कानून के अंतर्गत आने वाले अपराध। तो विशेष कानून के अंतर्गत आने वाले अपराध मैंने विशेष विवाह अधिनियम बताया था कि जितने भी विवाह हो रहे हैं, चाहे मुस्लिम पक्ष में चाहे हिंदू पक्ष में, वो एक नियम कानून के तहत हो, जिसे विशेष विवाह अधिनियम होते दोनों का। बागानी श्रमिक अधिनियम भी बता दिया गया था। ये दोनों टॉपिक आपको पिछले वाले वीडियो में कवर कर दिया गया है। आज हम नए टॉपिक के साथ आएंगे दहेज निषेध अधिनियम 1961। आज हम दहेज पे बात करेंगे। बेसिकली जो ये संहिता चैप्टर चल रहा है, ये सारे मानसिक अभिरुचि का बहुत ही महत्वपूर्ण भाग है। इससे क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछा हुआ है और पूछने का चांस बनता है। तो हम आज इस बात पर चर्चा करेंगे कि दहेज क्या है। दहेज निषेध अधिनियम 1961 के तहत हम लोग बात करेंगे कि इसमें दहेज क्या है। देखिए, दहेज वह राशि अथवा वह संपत्ति या नगद राशि है जो विवाह से पूर्व या विवाह के समय या विवाह के पश्चात, विवाह से पूर्व या विवाह के समय या विवाह के पश्चात वर या वधू द्वारा एक पक्ष द्वारा दूसरे पक्ष को दिया जाता है। वर द्वारा वधु को दिया जाता है और वधु द्वारा वर पक्ष को दिया जाता है। ये आपका जो धनराशि दी जाती है, चाहे संपत्ति जाती है, वही आपका दहेज। विशेष करके हम लोग दहेज क्या है और दहेज निषेध अधिनियम 1961 के बारे में पढ़ेंगे, बाद हम चर्चा करेंगे। अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना तो एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। चलिए अब हम लोग चलते हैं, आगे बढ़ते हैं कि जो इसमें दहेज क्या मैंने आपको बताया कि विवाह से पहले या विवाह के बाद या विवाह के समय, मतलब कि वर पक्ष द्वारा या वधू पक्ष द्वारा जो धनराशि या संपत्ति या जो नगद राशि दी जाती है, वही आपका दहेज होता है। तो हम बात करेंगे कि इसमें नोट लेके क्या है, शरिया कानून, जिसे मुस्लिम पर्सनल लॉ बोलते हैं, के अंतर्गत मेहर यहाँ पर लागू नहीं होता है। तो मेहर जो है दहेज के अंतर्गत नहीं आता है। ये क्या होता है कि मुस्लिम कास्ट में होता है, जब शादी विवाह होता है तो जब निकाह होता है तो पति द्वारा पत्नी को कुछ धनराशि दी जाती है। एक फिक्स अमाउंट होता है जो हर एक इलाके में अलग अलग होता है, ठीक है। तो वो अमाउंट दी जाती है जो पत्नी या तो अपने मतलब पत्नी जो कहेगी वो देना पड़ेगा उनको। तो ये वो भी अपने इच्छा अनुसार आप उनको देंगे और उसमें कोई जोर जबरदस्ती नहीं होगा। तो पति द्वारा पत्नी को दिया जाता है, एक अमाउंट दिया जाता है, वो आपका मेहर होता है, वो दहेज के अंतर्गत नहीं आता है। अब हम बात करेंगे कि यहाँ पे दिया गया आपका कि जो ये दहेज निषेध अधिनियम आया था वो 1961 का है, लेकिन ये स्वीकृत कब किया गया, तो राष्ट्रपति द्वारा 26 मई 1961 को ये मतलब कि साइन करके इसे अप्रूवल दे दिया गया। लेकिन जाकर के लागू किया गया 1 जुलाई 1961 को इसे लागू कर दिया गया। उस समय ये जम्मू कश्मीर में लागू नहीं था, लेकिन वर्तमान समय में जम्मू कश्मीर भी लागू हो चुका है, चलेगा। अब हम बात करेंगे इसके अंतर्गत क्या क्या चीजें हैं। देखिए, इस एक्ट के तहत मतलब जो आपका दहेज निषेध अधिनियम है, दहेज निषेध अधिनियम 1961 का है, इस एक्ट के तहत प्रत्येक अपराध गैर जमानती एवं संज्ञेय अपराध होगा और बिना वारंटी गिरफ्तार होगा। मतलब अगर कोई भी व्यक्ति दहेज लेता हुआ है, दहेज मांगता हुआ यदि उसके खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई जाती है तो इसमें क्या होगा, वारंट नहीं किया, मतलब बिना वारंट के आपको गिरफ्तार कर दिया जाएगा और संज्ञेय के अपराध में मतलब चाहे जो आपको गिरफ्तार किया जा सकता है। दूसरी बात करेंगे हम लोग कि जो ये
दहेज निषेध अधिनियम 1961 का है, इसमें टोटल 10 धाराएं आती है। अब 10 धारा क्या क्या है, इन 10 धाराओं को मेनली ये 10 धारा ही है, हमको समझना कि 10 धाराएं है क्या, इसमें क्या क्या चीजें हैं। 10 धाराओं में देखिए पहला दिया गया आपका संक्षिप्त नाम, मतलब दहेज निषेध अधिनियम 1961 इसका संक्षिप्त नाम क्या है। दूसरी बात विस्तार, ये कहां तक लागू है, कहां लागू नहीं है, वर्तमान में कहां इसकी स्थिति क्या है। दूसरा लागू कब होगा, तो मतलब इसका संक्षिप्त नाम है डीपी एक्ट, जिसे बोलते हैं डॉरी, मतलब डॉरी मतलब दहेज होता है। डीपी एक्ट डॉरी प्रोहिबिशन एक्ट 1961 का है, इसका शॉर्ट नाम है। अब इसका जब 1 जुलाई 1961 का लागू हुआ तो पूरे देश में लागू हुआ था, जम्मू कश्मीर को छोड़कर, लेकिन वर्तमान समय जम्मू कश्मीर में भी लागू है। अब देखते हैं, अब इसमें पहले नंबर में संक्षिप्त नाम, मतलब धारा 1 में संक्षिप्त नाम विस्तार लागू की बात की गई है। और धारा नंबर 2 में परिभाषा, मैंने आपको परिभाषा बताया कि दहेज क्या होता है। अब अगला नंबर की बात करते हैं, धारा नंबर 3। धारा नंबर 3 आपको क्या लिखेगा, दहेज लेन देन पर दंड। अब इसमें यदि कोई व्यक्ति या कोई भी पक्ष दहेज लेते या देते समय, मतलब कि अगर उसके खिलाफ अगर FIR दर्ज होता है तो उस समय क्या होगा, इसमें दंड का प्रावधान किया गया कि यदि कोई व्यक्ति इस दहेज निषेध अधिनियम के विरुद्ध जाकर के अपना जो है दहेज लेन देन करता है तो उसके लिए दंड क्या है, आपको जो व्यक्ति ऐसा करता पाया जाएगा उसको 5 वर्ष की सजा और प्लस 15,000 रुपए की जुर्माना लगेगा। तो 5 साल सजा होगा और साथ ही साथ उसको 15,000 जुर्माना भी लगेगा। देखिए वर्तमान समय दहेज प्रथा बहुत प्रचलित है। अगर कोई व्यक्ति वर्तमान में, अगर मान लीजिएगा वर्तमान में कोई व्यक्ति सरकारी नौकरी पा जाता है तो आप देखते होंगे दहेज कितना बढ़ा चढ़ा उसको मिलता है, 5 लाख 10 लाख उसको उसका रेट लग जाता है। हकीकत आप देख रहे होंगे समाज में जो चीजें चल रही हैं वो आप लोग भी उस चीज को देख रहे होंगे कि अगर कोई व्यक्ति अगर सरकारी नौकरी अगर उसको मिल जाती है बस उसके बाद देखिए उसके शादी विवाह को लेकर के उसके रिश्तेदार और आस पड़ोस वाले जो है रिश्ता लेकर के आते हैं कि भैया शादी हमसे कर, हम शादी कर, सॉरी मेरी लड़की कर दीजिए या उनकी लड़की कर दीजिए। उसमें क्या होता है चीजें आपको देखने मिलेगी और उसमें पैसा 10 लाख 12 लाख 15 लाख, उसके बाद 4 व्हीलर गाड़ी, जो भी चीजें आप ये सब क्या दहेज है, लेकिन कोई इसके खिलाफ कोई कदम नहीं उठा रहा है। बशर्ते इसमें समस्या क्या हो रही है कि जो गरीब हैं उनको समस्या हो रही है, उनको दहेज जुटाने में बहुत ज्यादा मतलब कि समस्या हो रही है। लेकिन शादी विवाह तो होता ही है, लेकिन बाद में जाकर के जो लड़की बिना दहेज के अगर जाती है तो उसके साथ बहुत तमाम प्रकार की प्रताड़नाएं देखने को मिलती है। इसलिए से इस दहेज निषेध अधिनियम 1961 लागू हुआ, लेकिन इसका पालन पूरी तरीके से नहीं हो पा रहा है। कुछ लोग इसका विरोधी नहीं कर रहे, सपोर्ट कर रहे, अपना भाई उनके ऊपर आ तब समझ रहे हैं कि दहेज जितना ज्यादा दहेज देंगे उतनी हमारी लड़की जाके वहां पे सुखी रहेगी। ये चीज मन में कुछ कहीं कहीं बन चुकी है। तो आज हम देखते हैं कि दहेज लेने पर दंड भी है। अगर मान लीजिए आपके गांव भर में कोई दहेज लेने देने की बात होती है तो पहले ही शादी से पहले तय होता है भैया इतना देंगे तभी तो हम शादी करेंगे। तो आप उसमें FIR दर्ज करा सकते हैं, लेकिन क्यों कराएंगे आप, क्योंकि शादी तो करनी अगर है तो आपकी मजबूरी होगी वहां पे। इस वजह से कहीं कहीं इस नियम को मतलब कि उल्लंघन होता है, फिर भी लोग करते हैं अपना शादी। अब बात करते हैं कि नोट में क्या है। देखिए मैंने बताया दहेज लेन देन पे आपका दंड है, तो 5 साल सजा मिलेगी कारावास, उसके बाद आपको 15,000 जुर्माना देना पड़ेगा। इसके बाद नोट में क्या है, किसी रूढ़िगत देखते हैं, किसी रूढ़िगत परंपरागत के चलते वर पक्ष द्वारा या वधु पक्ष को, वर पक्ष द्वारा वधु पक्ष को चाहे वधु पक्ष द्वारा वर पक्ष को है ना दी गई भेंट इसके अंतर्गत नहीं आती। आप समझिएगा, जैसे अभी मैंने आपको बताया कि जो मेहर की राशि होती है ये वर पक्ष द्वारा वधु पक्ष को दिया जाता है, ये दहेज के अंतर्गत शामिल नहीं है। ये चीजें पूछा हुआ कि मेहर जो है क्या ये दहेज के अंतर्गत आता है, नहीं ये दहेज के अंतर्गत आपको नहीं आता है। दूसरी बात करेंगे अगर दूसरा चौथा धारा नंबर 4 दहेज मांगने पर दंड का प्रावधान है। अगर आप कोई व्यक्ति दहेज मांग रहा है तो उसके लिए दंड का प्रावधान है। अब वैसे 6 माह उसको कारावास होगा प्लस 6 माह से लेकर कम से कम 6 महीना तक, कम से कम 6 माह तक और 2 वर्ष का कारावास, 6 माह से लेकर 2 वर्ष का कारावास रहेगा प्लस 10,000 रुपए की उसको राशि जुर्माना के रूप में देनी पड़ेगी। ये है। लेकिन अगर मान लीजिएगा कोई व्यक्ति दहेज वर्तमान में मांग भी रहा है,
तो वही मांग रहा है जिसका लड़का योग्य है, और जिसका लड़का योग्य है, योग्य मतलब क्या, सरकारी नौकरी और कुछ नहीं है, या उसके पास तमाम प्रकार की संपत्ति हो, तो तब उसको दहेज, वो दहेज मांग रहा है। और वर्तमान उनको मिल भी रहा है, लेकिन विरोध इसका कोई नहीं कर रहा है। बड़े लोग जो तो इसको करके चले जा रहे हैं, समस्या कहीं कहीं छोटे लोग को आ रहा है, गरीब लोग को आ रहा है। इस वजह से इस चीज को लागू करना, या कहीं भी ऐसा देखने को मिल रहा है तो आप उसको, इस नियम को अगर विरोध हो रहा है तो वहां पे आप, अगर इस नियम का उल्लंघन हो रहा है तो वहां पे आप खड़े हुए, और आपके लोग, हम सबको खड़ा होना पड़ेगा, तब जाके पूरी तरह से लागू होगा, और जाके समाज में एक महिलाओं की एक जो स्थिति वो एक सुदृढ़ होगी। आगे चलते हम लोग अब बात करते हैं हम लोग कि इसके इसके अंतर्गत दहेज लेने या देने के लिए किया गया करार शून्य होगा, अर्थात करार की गई कोई वैधानिकता नहीं होगी। तो जो राशि करार की जाती है शुरुआत तौर पे, वो इसके अंतर्गत नहीं आती है। अब बात करेंगे धारा नंबर 6, इसके अंतर्गत दहेज प्राप्त या संपत्ति, मतलब इसके अंतर्गत जो दहेज प्राप्त होगा वो तो मिलेगा वैसे जो है कि वर पक्ष को, लेकिन देखिएगा इसके अंतर्गत दहेज प्राप्त या संपत्ति या धन का उपयोग पत्नी अथवा वारिस के हित के लिए होगा। तो जो पत्नी के घर वालों द्वारा जो दहेज मिलता है, उस दहेज का जो उपयोग पत्नी करेगी और अपने वारिस, मतलब उनके जो बच्चे होंगे उनके हित के लिए करेगा, ठीक है। लेकिन कहां दहेज मिला तो वो लड़कों वालों का हो जाता है। इसके बाद देखते हैं अपराधों का संज्ञान। अब ये इन अपराधों का संज्ञान कौन लेगा, या किसके संज्ञान में जाएगा, तो महानगर मजिस्ट्रेट एवं प्रथम श्रेणी के न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा किया जाएगा। इसका जो संज्ञान लिया जाएगा वो महानगर के मजिस्ट्रेट द्वारा और प्रथम श्रेणी के न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा लिया जाएगा। अब उनको चाहे किसी रिपोर्ट के एफआईआर के माध्यम से पता चले या किसी विज्ञापन के माध्यम से पता चले, तब ये संज्ञान में लेंगे। तो कहीं कहीं इनके संज्ञान में जाएगा किसी माध्यम, चाहे वो किसी रिपोर्ट के माध्यम से जाए, चाहे किसी वो विज्ञापन के माध्यम से जाए, किसी हिसाब से उनके संज्ञान में जाना है, तो ये कार्रवाई करेंगे। अगला अभी इसको बताएगा कि धारा नंबर 8 कहता है कि बिना वारंट के गिरफ्तार, इसमें कोई वारंट नहीं, अगर ये खिलाफ अगर रिपोर्ट लिखवाया गया तुरंत वारंट की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप मतलब पुलिस वाले जो आएंगे आप गिरफ्तार कर ले जाएंगे। अब देखो दूसरा, केंद्र सरकार इस अधिनियम के प्रयोजन, अब यह अधिनियम बना जिसको चलाने के लिए कुछ न कुछ खर्च चाहिए या कुछ न कुछ व्यवस्था बनानी पड़ेगी। केंद्र सरकार इस अधिनियम के प्रयोग को क्रियान्वित करने के लिए, संचालित करने के लिए करने के संबंध में नियम अधिसूचित बना सकती है, किंतु इसे यथा शीघ्र संसद के प्रत्येक सदन में प्रस्तुत करना पड़ेगा। अगर ये नियम कानून अगर कोई सरकार बनाती है तो उसको संसद के प्रत्येक सदन में प्रस्तुत करना पड़ेगा। दूसरी बात, यही प्रक्रिया राज्य में होगी, राज्य सरकार के विधानमंडल में प्रस्तुत करना पड़ेगा राज्य सरकार को। ये दोनों चीजें हैं। तो दहेज एक बहुत ही मतलब सही चीज नहीं है, इसको खत्म करना हमारा और आप सबकी जिम्मेदारी है। किसी न किसी तरह से इसको एक खत्म करना होगा, ताकि आने वाले समय में किसी भी परिवार को शादी विवाह को लेकर के मतलब समस्या ना हो कि हम शादी विवाह कैसे करेंगे। सरकार भी तमाम प्रकार के कदम उठा रही है, लेकिन पूरी तरह से इसका जो लागू होना चाहिए वो लागू नहीं हो पा रहा। तो कहीं ना कहीं हम और आप इस चीज को बढ़ावा दे रहे हैं। तो हम और आप जो इस चीज को खत्म करेंगे तभी जाकर ये पूरी चीज खत्म हो पाएगा, किसी एक के खत्म करने से नहीं हो पाएगा। तो आज के लिए और अगले टॉपिक की बात करेंगे हम लोग जो है अगले क्लास में।